Hello student, welcome back to your online classes. I am your social study faculty Anu Sharma. लास्ट क्लास में हमने जियो का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट कर रहे थे हम आज इस चैप्टर को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। लास्ट क्लास में हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था, बेसिक जो टाइप्स हैं रिसोर्सेज के उनका क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या क्या है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं उनका डेवलपमेंट कैसे किया जाता है। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो संसाधन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन के स्तर के लिए। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। हम ये बिलीव करते हैं, हमारा ये विश्वास है कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो हमें प्रकृति से उपहार के रूप में मिले हैं। इसीलिए इसी का परिणाम है कि ह्यूमन बीइंग यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज़ लेड टू फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। इसीलिए ये जो ह्यूमन बीइंग है उन्हें बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के यूज़ करते हैं, लेकिन बिना इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करने की वजह से कुछ मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। जैसे पहला प्रॉब्लम क्या है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल। कुछ इंडिविजुअलों के लालच को पूरा करने के लिए ये जो रिसोर्सेज का डिप्लीमेशन है, यानी जो उनका शोषण है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी जितनी ज़रूरत नहीं है उससे भी ज़्यादा मात्रा में इन रिसोर्सेज को यूज़ किया जा रहा है किसी इंडिविजुअल की लालच को पूरा करने के लिए। दूसरा है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड। जो रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन है वो कुछ हाथों में है। इन टर्न डिवाइड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स, हैव एंड हैव नॉट, रिच एंड पुअर। कह रहे कि जो रिसोर्सेज को यूज़ करने की जो पावर है या एक्यूमुलेशन जो अधिकार है वो कुछ लोगों के, रिसोर्सेज को बनाने या यूज़ करने का जो अधिकार है वो कुछ लोगों के हाथ में है। इसीलिए जो पूरी सोसाइटी है वो दो भागों में बट गई है, एक के पास है और एक के पास नहीं है, यानी रिच और पुअर में बट गई है। ये प्रॉब्लम भी है। नेक्स्ट दूसरी प्रॉब्लम है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीवेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लॉइटेशन यानी रिसोर्सेज का अब जो डिस्क्रिमिनेटली रिसोर्सेज का बेहिसाब रूप से निकालना, उसका शोषण करने की वजह से जो ग्लोबल पूरे धरती पर इकोलॉजिकल क्राइसिस उत्पन्न हो गए हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, ओजोन लेयर में छेद हो गया है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, लैंड डिग्रेडेशन होता जा रहा है, यानी जो भूमि की क्वालिटी है वो गिरती जा रही है। Equitable distribution of resources has become essential for sustainable quality of life and global peace। कह रहे कि जो संसाधनों का समान रूप से वितरण करने से ही हमें क्या मिल सकेगी, एक स्थायी स्तर का क्वालिटी लाइफ मिल सकेगी और ग्लोबल पीस हो सकेगा। If the present trend of the resources depletion by a few individual and country continue, the future of our planet is in danger। कह रहे कि अगर रिसोर्सेज का इसी तरीके से शोषण होता रहा, इसी तरीके से हम बेहिसाब मात्रा में रिसोर्सेज को यूज़ करते रहे तो फ्यूचर जो है वो जो प्लानट, जो हमारे अर्थ का फ्यूचर है वो एक खतरे में आ जाएगा। रिसोर्सेज, इसीलिए रिसोर्सेज प्लानिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि हम सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, ताकि जितने भी फॉर्म ऑफ लाइफ हैं हमारे धरती पर और उनका जीवन सुरक्षित रह सके।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the need of the future generation. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है ऐसा डेवलपमेंट करना जिससे हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, उसको कोई भी नुकसान ना पहुँचे और ना ही हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन को किसी भी रिसोर्सेज के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। ऐसे डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। यानी इस डेवलपमेंट में हम पैसे के साथ, यानी देश की जीडीपी के साथ देश के नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचते हैं। यानी डेवलपमेंट करने के लिए हमें नेचर को भी साथ लेकर चलना होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। इसके बाद रियो डी जेनेरियो अर्थ समिति 1992 की बात करते हैं। Sorry. In June 1992, more than 100 heads of state meet in Rio de Janeiro in Brazil for the first International Earth Summit। कह रहे कि जून 1992 में 100 से ज़्यादा जो स्टेट थे वो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में मिले थे। पहली बार इंटरनेशनल अर्थ समिति हुई थी। अर्थ समिति कन्वेंस फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। जो ये समिति थी इसने जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर क्या करा, फोकस दिया और ध्यान खींचा अपनी तरफ सारे स्टेट्स का। असेंबली लीडर साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी। और जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने एक मेमोरेंडम पे सिग्नेचर किया ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी पर। Rio Convention adopts the Global Forest Principle and adopt Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century। इस समिति का जो उद्देश्य था, गोल था कि वो 21वीं शताब्दी तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर लेगी। अब ये एजेंडा 21 क्या है? इस एजेंडा में ये डिक्लेयर किया गया जितने भी वर्ल्ड लीडर थे 1992 में at the Union Nation conference में on environmental development which took up place at Rio de Janeiro, Brazil। इसमें जो एजेंडा नंबर 21 है उसमें जितने भी डिक्लेरेशन साइन किए गए थे वर्ल्ड लीडर द्वारा 1992 में रियो में, उन्हें क्या कर दिया गया, उन्हें उनका जो भी रोल था उसने वो रोल कौन मतलब जो रियो का काम था, जो भी जितने भी लीडर्स थे, वर्ल्ड लीडर्स थे जिन्होंने रियो में सिग्नेचर करे थे, उनका जो भी रोल था, जो भी गोल था, हाँ अब उसका गोल कौन करेगा? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को दे दिया गया। इट एम टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसका UNCED का जो काम था कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को अचीव करे पूरे दुनिया में। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिसीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इस एसोसिएशन का जो काम था, उसका एजेंडा ये था कि वो पूरी दुनिया में से जो इन्वायरमेंटल डैमेज है उसे ठीक करे, गरीबी को मिटाए, एक ग्लोबल कोऑपरेशन की मदद से जितने डिसीज़ फैल रहे हैं उनको ठीक करे, म्यूचुअल नीड्स को देखे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाए। तो इस एजेंडा 21 में, दोबारा बोल रही हूँ, एजेंडा 21 में क्या हुआ था, जो रियो 1992 में जो समिति हुई थी ब्राज़ील में और रियो का फाउंडेशन हुआ था, उसको ही रीनेम दे दिया गया बाद में, UNCED का नाम दे दिया गया। और इसका भी गोल क्या था कि पूरी दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लाना है और इन चीज़ों को हटाना है। एजेंडा 21 इज़ दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21।
जो एजेंडा 21 की जो खास विशेषता थी वो ये थी कि जो इसके उद्देश्य थे, हर जितने भी स्टेट जिन्होंने साइन किया था वो उनका लोकल एजेंडा बन गया था। नेक्स्ट है रिसोर्स प्लानिंग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिसोर्स प्लानिंग। प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर और जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स। जो प्लानिंग है वो बहुत ही ज़रूरी है, इसे हमें एक्सेप्ट, एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें हम न्याय संगत रूप से अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिया जैसे देश के लिए, जहाँ पर बड़ी मात्रा में डाइवर्सिटी, विभिन्नता पाई जाती है रिसोर्सेज के मामले में। देयर आर रीजन विच आर रिच इन अ सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिट इन सम अदर रिसोर्सेज। इंडिया में मानो कि कुछ क्षेत्र में कुछ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं तो दूसरे रिसोर्सेज वहाँ पर कम हैं। अगर there are some reasons which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are some reasons on which have acute shortage of the vital resources. इंडिया में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि आत्मनिर्भर है रिसोर्सेज के मामले में, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर रिसोर्सेज की शॉर्टेज है। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे ये जो राज्य हैं वहाँ पर वो रिच हैं मिनरल्स में और कोल डिपॉजिट में, जबकि अरुणाचल प्रदेश में पानी के रिसोर्सेज की क्या है, कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। इसी तरीके से जो राजस्थान है वहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी तो बहुत है, लेकिन वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज कम है, ना के बराबर है। उसी के बाद कोल्ड डेजर्ट लद्दाख की बात करें तो एक अकेला पड़ा हुआ और राज्य है वो, रेस्ट ऑफ कंट्री से बिल्कुल अलग। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट इज़ डेफिसिट इन वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाइटल मिनरल। ये जो लद्दाख है वो कल्चरल हेरिटेज से तो परिपूर्ण है, लेकिन वहाँ पर पानी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और वाइटल और महत्वपूर्ण मिनरल्स की कमी है। तो इस बैलेंस को बनाने के लिए प्लानिंग क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। Resource planning in India. Resource planning in India is a complex process which involves identification and inventory of resources across the region of the country. यानी कि रिसोर्सेज की प्लानिंग करना इंडिया में एक कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें ये बातें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने 3 पॉइंट्स दिए हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। सबसे पहली यही दिक्कत ये है कि हमें पूरे कंट्री के जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ पर कौन कौन से रिसोर्सेज हैं उनको आइडेंटिफाई करना, जिसमें this involves serving mapping, qualitative, quantitative estimation, measurement of the resources, जिसमें ये हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, मैपिंग करनी पड़ेगी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी एजम्पशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहली जो प्लानिंग करने में जो हमें दिक्कत आएगी वो किसकी आएगी, आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज की आएगी, कि इंडिया के कौन से क्षेत्र में कौन से रिसोर्सेज है, कितनी मात्रा में, क्या क्वालिटी है, इनको मैप करने के लिए हमें सर्वे करना पड़ेगा। दूसरा, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंड डाउन विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर और इम्प्लीमेंटेशन रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान। अब भाई ये प्लानिंग स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें एप्रोप्रिएट, उत्तम प्रकार की टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप की ज़रूरत पड़ेगी ताकि इस प्लान को डेवलप किया जा सके। थर्ड है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। उसके बाद हम रिसोर्स डेवलपमेंट का प्लान बनाएंगे वो हमारे ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। तो अगर इंडिया क्या करता है, रिसोर्स प्लानिंग करता है, तो उसे इन चीज़ों को करना पड़ेगा, इन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, तब क्या होगी, रिसोर्स प्लानिंग हो पाएगी। इंडिया हैज़ मेड अ कॉन्क्रीटेड एफर्ट फॉर द अचीविंग गोल ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च्ड आफ्टर द इंडिपेंडेंस। कह रही कि जो इंडिया है उसने एक सुदृढ़
कदम उठाया है कदम उठा रहा है कब से कदम उठा रहा है अचीविंग द गोल ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। जो रिसोर्स प्लानिंग का जो गोल है उसे पूरा करने के लिए वो पहले दिन से, यानी जो पहला पंचवर्षीय योजना लॉन्च की गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, तब से इंडिया क्या कर रहा है वो रिसोर्स प्लानिंग के लिए रिसोर्स प्लानिंग के गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। sorry, availability of resources is necessary condition for the development for any reason। कह रहे कि जो अवेलेबिलिटी है यानी जो संसाधनों की उपलब्धता है वो हर कंडीशन में, हर स्थिति में डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है हर क्षेत्र में। लेकिन उसकी जो उपलब्धता है यानी रिसोर्सेज की जो उपलब्धता है वो रिसोर्सेज की जो उपलब्धता है वो कॉरस्पॉन्डेंट एब्सेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंट चेंजेस एंड इन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन में हिंडर। यानी कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है यानी रिसोर्सेज की जो उपलब्धता है वो टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन की वजह से अलग अलग क्षेत्रों में ये क्या करती है, उनके डेवलपमेंट में बाधा उत्पन्न करती है। मैनी रीजन इन अवर कंट्री डेट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंड्यूस्ड इन इकोलॉजिकल बैकवर्ड रीजन। बहुत सारे ऐसे जो क्षेत्र हैं इंडिया के जो मिनरल्स में रिसोर्सेज में रिच है लेकिन आज भी वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन कहलाता है। Some region which have a poor resources base but they are economically developed। कुछ ऐसे जो इसके ठीक उल्टा कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो जहाँ पर रिसोर्सेज कम है लेकिन वो फिर भी इकोनॉमिकली डेवलप है। इसके बाद यहाँ पर हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा जा रहा है, कैन यू नेम सम रिसोर्स रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। एंड यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि क्या आप ऐसे स्टेट का नाम बता सकते हैं जो कि रिच है रिसोर्सेज में लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, और ऐसे स्टेट का नाम बता सकते हैं जो क्या कहते हैं जो पुअर है रिसोर्सेज में लेकिन वो इकोनॉमिकली क्या फॉरवर्ड है। तो ये आपका काम है, आप रिसर्च करोगे और इन दो स्टेट्स के नाम ढूंढोगे। अब आगे बढ़ते हैं। द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स द रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज विच वेयर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर। जो हिस्ट्री है यानी जो कॉलोनाइजेशन की जो हिस्ट्री है वो ये बताती है कि जो कॉलोनीज थी वो रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनी, जो भी कॉलोनीज बनाई गई थी ब्रिटिशर द्वारा वो रिच थी रिसोर्सेज में। जो फॉरेन इन्वेडर्स थे वो इनके क्या हुआ करते थे, मेन अट्रैक्शन का सेंटर हुआ करते थे। Primarily, the higher level of technological development of the colonization country that helped them to exploit resources of other region and establish their supremacy over the colonies। होता क्या था कि जो ब्रिटिश होते थे जहाँ पर भी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते थे वहाँ पे अपने कॉलोनी इस्टेब्लिश कर लेते थे। टेक्नोलॉजीज़ की मदद से ये रिसोर्सेज को क्या करते थे, निकालते थे और वहाँ पर उस एरिया में अपनी सुपरमेसी, अपना प्रभुत्व कर लेते थे। और यही कारण है रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकम्पेन्ड बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज। और यही रीज़न है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका डेवलपमेंट में जो कंट्रीब्यूशन है बस उतना ही होता है जितना कि ये टेक्नोलॉजिकल मतलब एक अच्छी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। और मतलब बोलने का मतलब ये है कि रिसोर्सेज का कंट्रीब्यूशन डेवलपमेंट में तभी तक होता है जब वो क्या करते हैं, जब वो एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन द्वारा निकाले जाते हैं और उनका सही से एप्रोप्रिएट यूज़ किया जाता है। Therefore, एक ये भी कारण है डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डज नॉट इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। कह रहे कि ये भी रीज़न है कि इंडिया में मतलब जो स्टेट रिच है क्या कहते हैं, जो स्टेट रिच है मिनरल्स में, रिसोर्सेज में, वो इसलिए भी बैकवर्ड है इकोनॉमिकली बैकवर्ड है क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज को ठीक से एक्सप्लॉइट करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है,
क्वालिटी का ह्यूमन रिसोर्स नहीं है और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस नहीं है। इस वजह से भी ऐसी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम किस तरीके से रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है किसी भी ही डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए, बट इरैशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू उस सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। लेकिन इन जो इरैशनल यानी अनियमित तरीके से जो हम इन रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, इससे क्या बढ़ता जा रहा है, हमारे इस सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है और साइको इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम खड़ी होती जा रही है। दिस हैज़ इसे हमें क्या करना चाहिए, ये हमें अपने रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस हैड बीन मेन कंसर्न ऑफ द लीडर एंड थिंकर, और इन द पास गांधी जी का भी ये एक महत्वपूर्ण उन कंसर्न था कि भाई रिसोर्सेज का क्या किया जाए, कंजर्वेशन किया जाए। उनके वर्ड्स में बताया गया कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड एंड नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड। गांधी जी ने एक बात कही थी रिसोर्सेज कंजर्वेशन पर कि भाई पृथ्वी पर सबके लिए है, सबके लिए रिसोर्सेज है, लेकिन किसी के लालच के लिए रिसोर्सेज नहीं है। He plays a greedy and selfish individual and exploitative nature of modern technology as the root cause for the resource depletion at global level। इन्होंने कहा कि पूरे एक ग्लोबल लेवल पर और जो ग्रीड है, जो लालच है और किसी इंडिविजुअल की जो सेल्फिशनेस है, उसकी वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो पूरे जो रिसोर्सेज हैं वो उनका एक्सप्लॉयटेशन शोषण हो रहा है। इसके बाद है यहाँ पर at the international level the Club of Rome advocate resources conservation for the first time in a more systematic way in 1968 में इंटरनेशनल लेवल पर और द क्लब ऑफ रोम ने सबसे पहली बार रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के बारे में बात किया था। इसके बाद 1974 में Gandhian philosophy was once again presented by the Schumacher in his book Small and Beautiful। 1974 में गांधी जी की जो फिलॉसफी थी, जो धारणा थी ये रिसोर्सेज कन्वर्सेशन को लेकर, और उसी एक जो लेखक थे उन्होंने अपने बुक में लिखा जिसका नाम था स्मॉल एंड ब्यूटीफुल। इसके बाद द सिमिकल कॉन्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल वाज मेड बाय द ब्रूनलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में जो ब्रूनलैंड कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें भी रिसोर्स कंजर्वेशन की बात की गई। उसके बाद इस रिपोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे कॉन्सेप्ट को आगे रखा और उसकी वकालत की। इसके बाद रिसोर्सेज कन्वर्सेशन के ऊपर एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। Another significant contribution was made at the Earth Summit Rio de Janeiro, Brazil in 1992। रिसोर्सेज कन्वर्सेशन पर और महत्वपूर्ण जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो रियो दी जेनेरियो ने दिया है, जो समिति हुई थी ब्राज़ील इन 1992 में हुई थी। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।